नमस्कार, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। कार्यक्रम में बात करेंगे 2022-23 के लिए केंद्र सरकार ने जो बजट पेश किया है उसकी। बजट की बड़ी बातों पर अगर गौर करें तो सरकार ने एक बार फिर से डिजिटल इंडिया पर फोकस किया है। इस बजट में डिजिटल करेंसी लॉन्च करने की बात कही गई है, फसलों का आंकलन करने और जमीन के दस्तावेजों का डिजिटल करने की बात कही गई है। ऑनलाइन एजुकेशन पर भी जोर दिया गया है। नई ऑनलाइन यूनिवर्सिटी की बात कही गई है। बच्चों को डेडिकेटेड चैनल देने की बात कही गई है ताकि वो टीवी पर पढ़ाई कर सकें। 400 नई ट्रेनें भी शुरू करने की बात कही गई है। हालांकि जिस बात की सबसे ज्यादा उम्मीद मिडिल क्लास व्यक्ति को रहती है वो है कि इनकम टैक्स में छूट मिलेगी या नहीं, उसमें फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। उल्टा ये कहा गया कि गनीमत करिए कि बढ़ाया नहीं गया है टैक्स। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो प्रदेश को केन बेतवा नदी जोड़ने के लिए 1400 करोड़ मिले हैं। साथ ही इटारसी से विजयवाड़ा तक रेल कॉरिडोर बनाने की बात कही गई है। बजट पेश होने के बाद सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी से मास्टर स्ट्रोक बता रही है तो वहीं कांग्रेस सवाल उठा रही है। ऐसे में आज इस बजट पर ही करेंगे चर्चा और ये जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई ये मास्टर स्ट्रोक है या कांग्रेस जिस तरीके से दावा कर रही है कि महंगाई बढ़ाने वाला बजट साबित होगा। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। ये बजट अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ ही सामान्य मानवी के लिए अनेक नए अवसर बनाएगा। ये बजट मोर इंफ्रास्ट्रक्चर, मोर इन्वेस्टमेंट, मोर ग्रोथ और मोर जॉब्स की नई संभावनाओं से भरा हुआ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022-23 के लिए देश का बजट पेश कर दिया है, जिसमें डिजिटल करेंसी लॉन्च करने, क्रिप्टो से कमाई पर 30% की टैक्स लगाने और ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। रोजगार सहित किसानों की आय बढ़ाने को लेकर भी सरकार ने बजट में प्रावधान किया है। रबी 2021-22 में गेहूं की खरीद और खरीफ 2021-22 में धान की अनुमानित खरीद में 163 लाख किसानों से 1208 लाख मैट्रिक टन गेहूं और धान होगा और एमएसपी मूल्य का 2.37 लाख करोड़ रुपए का भुगतान सीधे उनके खाते में किया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बजट को आम आदमी का बजट बताया है। ये किसानों की आय दुगना करने का बजट है, खेती को टेक्नोलॉजी से जोड़ा है। ये आम आदमी का बजट है जिसमें गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों की जिंदगी में खुशहाली लाने का प्रयास किया गया है। सीएम शिवराज ने बजट को बेहतर बताया है, लेकिन प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की माने तो इस बजट में आम आदमी को कोई राहत नहीं दी गई है। बेरोजगारी के बारे में कुछ नहीं है, बजट में कृषि क्षेत्र के बारे में कुछ नहीं है। बजट में है क्या? कौन सी राहत दी है साधारण व्यक्ति को? मैं तो ये पूछना चाहता हूँ। बड़े बड़े उद्योगपतियों को इससे लाभ होगा। आज हमारा बेरोजगार नौजवान जो भटक रहा है, छोड़ दो, वो उसके चेहरे में आज निराशा है। कुल मिलाकर बजट पर सरकार और विपक्ष की प्रतिक्रिया अपनी पुरानी परंपरा के अनुसार ही दी गई है। सरकार बजट को आम आदमी का बजट बता रही है तो वहीं विपक्ष हमेशा की तरह बजट को जुमला बता रही है। लेकिन इन सभी दावों और आरोपों में कितनी सच्चाई है वो तो आने वाले कुछ सालों में ही पता चलेगा। इस सरकार के बजट का आम आदमी की जिंदगी पर कितना प्रभाव पड़ता है। टीम न्यूज स्टेट। और इस वक्त चर्चा करने के लिए तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। परिचय करा देता हूं। आशीष वैश्य जी हैं, चेयरमैन हैं सीआईआई के। सनवर पटेल जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। और अमीनुल खान सूरी जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का। सनवर पटेल जी, आप लोग कह रहे हैं कि ये आम आदमी का बजट है, लेकिन जिस तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिली हैं सर, आम आदमी कनेक्ट नहीं कर पाया इस बजट से अपने आप को। यह जो बजट है यह आने वाले 25 सालों की दूरदर्शिता के साथ लाया गया बजट है जो आम जन की जिंदगियों को बेहतर करने का काम करेगा।
अब जब कोई निर्णय होता है, कोई नई चीज आती है, तो तमाम प्रकार के क्वेश्चन जो विपक्षी पार्टियां हैं वो उठाती है। और आम जन का जीवन कैसे बेहतर हो, गांव गरीब किसान को कैसे लाभ पहुंचे, उनकी आय कैसे दोगुनी हो, वो टेक्नोलॉजी से कैसे जुड़े, इन सब रक्षा क्षेत्र में किस प्रकार से हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े, ऐसे तमाम महत्वपूर्ण चीजों को, महत्वपूर्ण विषयों को इसमें जोड़ा गया है। और निश्चित रूप से यह आम आदमी के जीवन स्तर को सुधारने वाला बजट है, जिसमें गांव गरीब किसान की खास तौर पर चिंता की है। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से लोगों को आवास उपलब्ध कराने का मामला हो, चाहे वो किसानों को वन स्टेशन वन प्रोडक्ट की बात कही गई हो, चाहे वो किसान ड्रोन योजना की शुरुआत करने की बात कही गई हो, चाहे वो डिजिटल दस्तावेज किसानों की जमीनों के लिए किए जा रहे हो, ये सब आम आदमी के जीवन स्तर को ठीक करना। सनवर पटेल जी, लेकिन एक बात बताइए, क्या अगले 25 साल फिर बजट की जरूरत नहीं है देश को? आज ही सारे प्रावधान कर दिए। ये तो एक साल का सर टारगेट लेकर चले ना सरकार, एक साल का बताए कि हम ये राहत देने वाले हैं। ठीक है, योजनाएं आती हैं बीच बीच में, उसके लिए आप बजट एलोकेट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगले एक साल के लिए कोई तो बड़ी चीज उसमें हो जिससे आम लोगों को सीधा फायदा पहुंचे। देखिए लोकेंद्र जी, हम कोरोना काल की विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए हमने इस बजट को लॉन्च किया है। ये जो बजट आया है, इसमें एक साल के लिए हमने जो विशेष बातें की, वो हेल्थ हमारा स्ट्रक्चर कैसे और बेहतर हो, इस पर विशेष ध्यान दिया गया है। कैसे रोजगार, जो हमारे विपरीत परिस्थितियों में प्रतिकूल परिस्थितियां होने के कारण रोजगार के अवसर कम हुए, उन रोजगार के अवसर कैसे बढ़े, कैसे आत्मनिर्भर भारत हम बने, इस बात पर विशेष जोर दिया गया है। लेकिन जब आप किसी देश की योजना बनाते हैं तो आप दो तरह से सोचते हैं, एक हमारे इस साल के लिए सोचते हैं, दूसरा हम लॉन्ग टर्म सोचते हैं कि आने वाले दिनों में हमारी दिशा क्या होना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा है कि 25 वर्षों को ध्यान में रखते हुए दूरदर्शिता वाला ये बजट है। ठीक, मैं लौट रहा हूं सर, आगे भी चर्चा आपसे करेंगे। अमीनुल खान सूरी जी, एक धारणा क्या आज सरकार ने तोड़ी है कि चुनावी बजट नहीं, क्योंकि आप लोग भी शायद यही उम्मीद कर रहे होंगे कि कुछ बड़े ऐलान हो जाएंगे, फिर उसके बाद आप कहेंगे कि चुनावी घोषणाएं हो गई हैं बजट के जरिए, लेकिन आज सरकार ने उससे परहेज किया है। कोई ऐसी चीज देखने को नहीं मिली जिससे सीधा जनता कनेक्ट करे अपने आप को और उससे चुनाव में कोई फायदा मिल सके। क्या एक रिस्क भी दिया है यहाँ पर सरकार ने? देखिए लोकेंद्र जी, निश्चित तौर पे मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि ये बजट पूरी तरह से जनता के खिलाफ है। जनता इसको बिल्कुल कनेक्ट नहीं कर सकती। ये बजट लोकेंद्र जी बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि पिछले 2 साल जिस तरह से निकले और जो देखने में आया कि लाखों लोगों ने अपने रोजगार से हाथ गंवाया, 83 से 84% भारत की आबादी अपनी आय में कमी को पेश किया, 4 करोड़ 60 लाख लोग गरीबी रेखा के आसपास आ गए, और ह्यूमन हंगर इंडेक्स में भारत 116 देशों में 104वें नंबर पे आया। तो उस दृष्टिकोण से ये मैं कुछ आपको तथ्य दे रहा हूँ, ये बजट बहुत महत्वपूर्ण था, जो भारत की अर्थव्यवस्था की पटरी पूरी तरह से जो अपनी पटरी से उतर गई। तो सरकार क्या लेके आई? आज आप अपन सबसे पहले बात करें, जो आम जन है, कॉमन मैन है, वो बजट से क्या राहत चाहता कि इनकम टैक्स के स्लैब में राहत हो जाए। इनकम टैक्स के स्लैब में कोई राहत नहीं आई। बेरोजगारी अपने 45 साल के चरम पे, रोजगार के लिए कोई चीज नहीं आई। किसानों को वादा किया था एमएसपी की गारंटी की, वो बात गायब है। एमएसपी का जो बजट एलोकेशन पिछली बार था उससे भी इस बार कम है। खाद के लिए जो सब्सिडी मिलती थी वो पिछले बजट में 1 लाख करोड़ 66 लाख, वो कम होके 1,05,000 करोड़ हो गई। यानी आपने खाद की सब्सिडी में कमी करने का काम किया, किसान को ठगने का काम किया। अभी बहुत अच्छी बात भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे, जो एक नया जुमला आया है अमृत योजना, जो 25 साल की बात की जाए। साहब 8 साल का तो हिसाब दे दीजिए। 2022 में आपने घोषणा की थी 2014 में कि किसानों की आय दुगनी होगी। क्या हुआ किसानों की आय का? आपने बुलेट ट्रेन चलाने का वादा किया था 2022 का, बजट में हमें कहीं बुलेट ट्रेन नजर नहीं आ रही। आपने स्मार्ट सिटीज देने का 8 साल में वादा किया था,
क्या हुआ स्मार्ट सिटी का, क्या हुआ मेक इन इंडिया का, फिर नया जुमला। 8 साल का हिसाब नहीं है आपके पास और 25 साल की आप बात करने जा रहे हैं। इसके बाद एक बहुत अच्छा धोखा किसानों के साथ हुआ। अब हमारे यहाँ मनरेगा की स्कीम, जिसकी खुद नरेंद्र मोदी जी ने मनमोहन सिंह जी की तारीफ की थी, पूरे विश्व ने मनरेगा की तारीफ की, एक मील का पत्थर साबित हुआ, जिससे हमारे मजदूर भाई लगभग 15.5 करोड़ मजदूर भाई इस देश के महीने में 19.5 दिन रोजगार पाते हैं। पिछले बजट में उसका एलोकेशन था 98,000 करोड़ और इस बार 73,000 करोड़। 25,000 करोड़ आपने हमारे गरीब मजदूरों का छीनने का काम क्यों इस बजट में किया? फूड सब्सिडी का सबसे बड़ा फायदा किसको मिलता है? गरीबों को मिलता है। पिछले बजट में आपने फूड सब्सिडी में रखे 1,86,000 करोड़ और इस बार 1,05,000 करोड़। ये जो 81,000 करोड़ आपने छीनने का काम किया, ये फूड सब्सिडी का लाभ कौन लेता है? गरीब आदमी लेता है। इस समय महंगाई की इतनी बड़ी मैं लौटता हूं सर, आपके पास बहुत सारे पॉइंट आ गए हैं आपकी तरफ से, मैं उनका जवाब दूंगा। ठीक, मैं सबका जवाब दूंगा, लेकिन अरुण दिवाकर नाथ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अर्थशास्त्री हैं सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। लेकिन आशीष जी, एक रिएक्शन सर आपसे, आम लोग तो कनेक्ट नहीं कर पा रहे, आप उनको सरल भाषा में समझा सकते हैं कि क्या चेंजेस उनके जीवन में आने वाले दिनों में आ सकते हैं इस बजट के जरिए, क्योंकि काफी डिजिटल शब्द सुनने को मिला है आज इस बजट के अंदर, उससे कितना प्रभाव आम लोगों की जिंदगी पर पड़ सकता है? और ये एक आशंका जाहिर की जा रही है कि महंगाई बढ़ सकती है। पेट्रोल डीजल के बारे में भी कहा जा रहा है कि अक्टूबर से हो सकता है कि पेट्रोल डीजल महंगा हो जाए। इंपोर्ट ड्यूटी जिस तरीके से बढ़ी है, तो जो सामान आते हैं उन पर हो सकता है कि महंगाई की मार देखने को मिले। तो ओवरऑल आप किस तरीके से इस बजट को देख रहे हैं? लोकेन जी, सबसे पहले तो मैं इस देश को बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से ये बजट कोरोना पर देश की आर्थिक विजय का जश्न है। इस समय जब पूरा विश्व कोरोना महामारी के कारण आर्थिक संकट में जूझ रहा है, तब हमारे देश ने इस कोरोना पे एक आर्थिक विजय प्राप्त की है और आज हम एक उस स्थिति में हैं जिसमें कि हमारे पास एक्सेस पैसा है। इस देश में वित्त मंत्री को पहली बार इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है कि पैसे को खर्च कहां करूं। मैं एक उदाहरण के द्वारा समझाना चाहूंगा कि एक कंपनी है एप्पल के शेयर धारकों के साथ समस्या ये नहीं है कि पैसा कहां से आए, वरन ये है कि पैसा खर्च कहां किया जाए। तो आज हमारा जीएसटी कलेक्शन 1,30,000 करोड़ महीने का क्रॉस कर चुका है। तो ये एक देश की आर्थिक मजबूती का बजट है। किसी पार्टी से मैं इसका कोई संबंध नहीं मानता हूं, ये देश के एक आर्थिक मजबूती का बजट है। और मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि ये बजट एक पॉपुलिस्टिक बजट नहीं बनाया गया, क्योंकि किसी भी राजनीतिक दल की पहली चेष्टा होती है, खासकर जब विधानसभा चुनाव सामने हैं, कि अपीजमेंट किया जाए, पब्लिक को खुश किया जाए और डायरेक्ट टैक्सेस में कुछ कमी कर दी जाए, इनकम टैक्स का स्लैब कम कर दिया जाए, सारा देश खुश हो जाता है। पर सर होता ऐसा नहीं है, क्योंकि सरकार टैक्स से चलती है। अगर सरकार डायरेक्ट टैक्स कम करती है तो सरकार इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ा देती है। तो आपकी एक जेब से पैसा रख के दूसरी जेब से निकाल लिया जाता है और हम खुश हो जाते हैं कि इनकम टैक्स के स्लैब में कमी हो गई। सवाल इनकम टैक्स के स्लैब में कमी होना नहीं है, इनकम टैक्स सेम रहना ज्यादा महत्वपूर्ण है आर्थिक दायरों में, क्योंकि यह जाहिर करता है कि हम एक कंटिन्यूटी के दौर की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां पे कि टैक्स रिजीम एक स्टैंडर्डाइज हो चुकी है, अपीजमेंट से ऊपर आ चुकी है, पॉलिटिकल गेन से ऊपर आ चुकी है। मैं किसी पार्टी का नहीं हूं, मेरा मानना है किसी पार्टी का बजट भी नहीं है, ये देश का बजट है। और इस बजट में जो प्रावधान किए गए हैं वो बहुत अच्छे प्रावधान है, रोजगार का निर्माण करने वाले प्रावधान हैं। मैं इसको स्पष्ट तौर पे मानता हूं कि ये देश को आर्थिक वैक्सीनेशन देने का समय है। हमने एक मेडिकल वैक्सीन दी, नाउ हमारे लिए समय है कि हम देश को एक आर्थिक वैक्सीन दें, और वो ऐसी वैक्सीन जो आगे के, मैं 25 साल की बात तो नहीं करता, ये तो खैर पॉलिटिकल बात है, पर मे भी 2 या 3 साल तक एक स्टैंडर्ड पॉलिसी चल सके, वो मैं मानता हूं इस बजट में एक दिशा दिलाने का प्रयास किया गया है। ठीक, अरुण जी आपका रिएक्शन सर बजट को लेकर? जी लोकेंद्र जी, मैं थोड़ा सा विलंब से जुड़ पाया, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, टेक्निकल इश्यूज थे। मेरे हिसाब से जो बजट है, मैंने मॉर्निंग में भी आपके इस सेशन में कहा था कि 2 डोजेस तो लग चुके हैं, बूस्टर डोज के रूप में इकोनॉमी के लिए काम करेगा बजट। और इसमें सबसे बड़ी बात जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जो कि बेसिक फाउंडेशन तैयार करता है पूरी इकोनॉमी के लिए, उसमें 35.4% इंक्रीज हुई है। 5.45 लाख करोड़ का समझिए इसके अंदर बजट रखा गया है।
तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर इतना बढ़ा दिया गया है, मतलब 35% बढ़ाया गया है, तो इसका जो इन्वेस्टमेंट होगा उससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेशन होगा, उससे हमारी फाउंडेशन तैयार होगी, उससे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा और समझिए चीजें आगे बढ़ेंगी। एम्प्लॉयमेंट को लेकर के काफी कुछ समझिए कि एक्सपेक्टेशंस की गई थी, तो जॉब्स को लेकर के भी इस बजट में काफी कुछ कहा गया है कि लगभग काफी लाख 60 लाख जॉब्स जो नेक्स्ट 5 इयर्स में क्रिएट किए जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज क्या है, बजट को एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच से देखा गया है, इसको अमृत काल के रूप में कहा गया है। अगर आने वाले 25 साल के लिए पीठिका तैयार करने वाला बजट है, ये 1-2 साल के लिए बजट की बात नहीं हो गई है। देखिए इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में जो पीएम गति शक्ति योजना को लाया गया है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत जबरदस्त बूस्ट देगा। इसमें हर तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, कोई भी छोड़ा नहीं गया। इसमें रोडवेज की बात की गई, इसमें रेलवेज की बात की गई, इसमें एयरवेज की बात की, इसमें पोर्ट्स की बात की, इसमें नदियों को जोड़ने की बातचीत की गई है, बहुत पुरानी इनकी एम्बिशस थी। इसमें रोपवेज की बातचीत की है, जितने भी वेज हो सकते हैं सबको जोड़ने की बात में इस बजट में कही, और बड़े बड़े समझिए लक्ष्य रखे गए हैं। मैंने मॉर्निंग में भी कहा था कि हो सकता है हाई-फाई ट्रेन इसमें चलाई जाए, तो वही 400 वंदे मातरम ट्रेन चलाने की बात इसके अंदर कही गई है। तो एक ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर यदि मान लिया हमारा स्ट्रेंथन होता है, उससे टूरिज्म सेक्टर हमारा डेवलप होता है, उससे होटल इंडस्ट्री डेवलप होती है, हॉस्पिटैलिटीज के लिए भी इसके अंतर्गत बातचीत की है। एजुकेशन और हेल्थ, एजुकेशन में एक बहुत बड़ा नवाचार इन्होंने किया है डिजिटल यूनिवर्सिटी के लिए। अभी तक एक कॉन्सेप्ट शायद वर्ल्ड के कुछ ही टॉप के डेवलप्ड कंट्रीज में हुआ होगा जिसमें कि डिजिटल यूनिवर्सिटी की कॉन्सेप्ट है। भारत उसमें डिजिटल यूनिवर्सिटी यदि आती है, उससे जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है वो काफी तेजी से बढ़ेगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो करना है 2035 तक, तो वो बढ़ाने में इसका बहुत बड़ा योगदान हो जाएगा। इसी प्रकार से खेती किसानी के लिए भी बड़े पैमाने पर परिवर्तन किए गए हैं। ये बात सच है कि ये चुनावी बजट नहीं है, ये अमेरिकी राजनीतिक बजट नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं पूरे देश की जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था के जो निर्णायक है, उनमें हमारे किसान को, किसानी को, कृषि क्षेत्र का महत्व रहता है। तो उसको डेवलप करने के लिए पहली बार 2 बड़े प्रयोग कर रहे हैं। एक तो किसी प्रकार से इसको इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल किस प्रकार से बनाया गया, ड्रोन के माध्यम से खेती, ड्रोन के माध्यम से खेती। जब मैं इंग्लैंड गया था, उन्हें वहां पहली बार देखा था हवाई जहाज से पेस्टिसाइड केमिकल छिड़क रहे थे। मुझे लगता है वो युग जो है भारतवर्ष में आ गया है, ये वास्तव में जो है 21वीं शताब्दी में एग्रीकल्चर को ले जाने की बात है। दूसरी बात इसके अंतर्गत कि जो नेचुरल फार्मिंग है या ऑर्गेनिक फार्मिंग है या जीरो बेस्ड फार्मिंग है, इसको बहुत बड़ा बढ़ावा देने वाला है। उत्तराखंड से गंगा बहेगी, उत्तर प्रदेश से होते हुए, बिहार होते हुए बंगाल तक जाएगी। इसके दोनों और ऑर्गेनिक फार्मिंग के बड़े फार्मिंग हाउसेस बनाने की बात जो बजट में रखी गई, मुझे लगता है काफी श्लाघनीय, इसकी हमको प्रशंसा करनी चाहिए। और ये पूरे राष्ट्र के लिए बजट बनाया गया। नॉर्थ ईस्ट की समस्याएं जो है विशेष तौर पर रहती हैं, पूर्वोत्तर क्षेत्र की, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए अधोसंरचना किस प्रकार से विकसित हो, ये भी इनके मस्तिष्क में चल रहा है। तो मुझे कुल मिलाकर के जो लग रहा है कि ये न तो हार्ड बजट है न सॉफ्ट बजट है, एक बैलेंस्ड बजट है जिसमें कि इक्विटी को भी ध्यान दिया गया है। अगर मान लीजिए कि इनकम टैक्स रेट को कम कर देते तो हमारी पर कैपिटा इनकम वैसे ही बहुत स्क्यूड है, बहुत ज्यादा उसमें इनइक्वालिटीज हैं, वो इनइक्वालिटीज जो है बढ़ सकती थी। तो इन्होंने यदि मान ली कि नहीं किया है वित्त मंत्री जी ने, उन पर भी चर्चा करेंगे। मैं सनवर पटेल जी से एक रिएक्शन ले लेता हूँ पेंशन स्कीम्स के लिए। मैं लौट रहा हूँ सर आपके बाद दूसरे सेगमेंट में, मैं आपसे कुछ चीजें जानना चाहूंगा। सनवर पटेल जी, एक तो कांग्रेस की तरफ से कई आरोप लगाए गए, उनका जवाब आप दीजिए। और दूसरा ये कि क्या ये परंपरा यहां से शुरू हो रही है कि अब हम चुनावी बजट पेश नहीं करेंगे, क्योंकि बीजेपी ने भी कई बार उनको कैश करने की कोशिश की है। 2019 लोकसभा चुनाव भी याद है, जब आपने रिबेट दे दी थी, स्लैब चेंज नहीं किए थे लेकिन 5 लाख तक की रिबेट दे दी थी। तो चुनावी घोषणाएं तो होती हैं सर, लेकिन इस बार जिस तरीके से बचने की कोशिश की गई है, तो क्या यहां से एक नई परंपरा शुरू हो रही है कि अब बजट चुनावी नहीं होंगे चाहे कुछ भी हो जाए? देखिए, निश्चित रूप से लोकेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी ने सदैव नेशन फर्स्ट रखा है, भारत प्रथम पर रखा है। और यह जो बजट है, यह बजट भी कोई चुनावी बजट नहीं है। जैसा आशीष जी ने और सम्माननीय अरुण जी ने कहा है, यह बिल्कुल आर्थिक
व्यवस्था को बूस्टर डोज देने वाला बजट है। यह बजट देश की 135 करोड़ जनता के लिए बजट है। यह परिपाटी जो आमतौर पर बनी रहती है कि यह कहीं ना कहीं चुनाव अगर आ रहे हैं तो चुनाव के लिए कोई सस्ती लोकप्रियता वाला कोई घोषणा की जाएगी, ये इस प्रकार की जो बातें आती थी उस बात को तोड़ने का, उसको नकारने वाला बजट है। जो कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया गया कि जो एमएसपी की बात कही कि उसमें कम एलोकेट हुआ है, उन्होंने कहा कि मनरेगा में कम एलोकेशन हुआ है। देखिए, एमएसपी में सीधे सीधे इस बजट में यह कहा गया है कि किसानों के खाते में सीधे एमएसपी का पैसा डाला जाएगा। पिछली बार तो उससे थोड़ा कम हुआ है। ये एमएसपी पे हुआ है, ये एमएसपी पे हुआ है। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पर कहीं बजट कितना 35% से ज्यादा का बढ़ा है। वहीं आत्मनिर्भर भारत में 16, उन्होंने कहा रोजगार की बात उन्होंने कही, 16 लाख नौकरियां, 16 लाख जो है। बिल्कुल, ये कोशिश तो की है कि चुनावी बजट ना हो, लेकिन इसका आने वाले चुनाव पर जरूर असर जनता देखेगी, पार्टी भी देखेगी कि इसका नफा नुकसान कितना है, लेकिन आम लोगों को कितना फायदा नुकसान इससे होगा वो समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल समय इतना ही है, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना है। शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। छोटा सा ब्रेक, जल्द वापस लौटेंगे।